हाय फ्रेंड्स, चलो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस पेपर क्लास 4 की। देखिए, आपके पेपर का जो पैटर्न है या जो इसका लेवल है वो इंटरमीडिएट लेवल है आपका। ठीक है, जो एग्जाम में आपके रियल में पूछा जाता है। ठीक है, ना ज्यादा मुश्किल है और ना ज्यादा नॉर्मल जो कमजोर आपका है, बेसिक लेवल का भी नहीं है, ज्यादा इंटरमीडिएट लेवल है। देखिए, चलिए समझें। पहला क्वेश्चन है आपका, हेडमास्टर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे शुड हेल्प द पुअर। देखिए, बहुत ही सरल सा एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो, हेडमास्टर टोल्ड द स्टूडेंट्स। अब इस सेंटेंस में आपका टोल्ड लगा रखा, मतलब आप इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। टोल्ड के बाद टू आता नहीं, टू इसने लगाया नहीं, स्टूडेंट्स आपने लिख दिया, दैट कनेक्टर लगा दिया, दे शुड हेल्प। दे आपने सब्जेक्ट को पहले लिखा है, वर्ब को बाद में लिखा है। दे शुड हेल्प द पुअर। द पुअर अपने आप में ही एक क्या बन गई, नाउन बन गई, प्लूरल नाउन है। फिर आपको इस सेंटेंस में क्या गलती नजर आ रही है, देखो क्या गलती है। हेडमास्टर टोल्ड में कोई गलती है, द स्टूडेंट्स दैट में कोई गलती है, नो एरर है, या दे शुड हेल्प द पुअर है। देखो, यहां आपको लग रहा होगा कहीं कोई गलती आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन एक मेजर गलती है। और वो गलती कौन सी है, आर्टिकल टॉपिक की। क्या गलती है, आपके फर्स्ट पार्ट में गलती है कि आप हेडमास्टर सीधा नहीं लिख सकते, आपको हेडमास्टर के पहले आर्टिकल द आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, हेडमास्टर आपको कहना पड़ेगा द हेडमास्टर। क्या कहना पड़ेगा, द हेडमास्टर। तो गलती कौन से पार्ट में, इसमें फर्स्ट पार्ट में है, आपको हेडमास्टर नहीं द हेडमास्टर आपको कहना पड़ेगा। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए ये जो वर्ड होते हैं, जैसे हम प्रिंसिपल की बात करें, हेडमास्टर की बात करें, या मान लो आपने ये जो वर्ड है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ओके, चीफ मिनिस्टर हो गए। ये जो भी एक पर्टिकुलर पोस्ट को एक व्यक्ति के कोई हेल्ड करता है तो आप उसमें आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब हम बात करें कौन सा, प्रिंसिपल, ठीक है, हेडमास्टर, इनमें आपको आर्टिकल द का यूज है वो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, ठीक है ना, इस तरीके से द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, इन सभी में आपको आर्टिकल द का यूज है वो करना पड़ता है। क्लियर है। लेकिन एक बात आपको पता होगा कि यदि आपने इन व्यक्ति के नाम के, इन पद के नाम के साथ यदि उस व्यक्ति का भी नाम यदि आप लिखते हो तो फिर आर्टिकल द यहां से हट जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लो आपने कह दिया प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के अंदर तो क्या करना पड़ेगा, आपने कह दिया प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर कहोगे तब तो आपको कहना पड़ेगा क्या, द प्राइम मिनिस्टर। यहां तो आर्टिकल द आएगा, लेकिन आपने जैसे ही कह दिया द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, और यदि मान लो आगे आपने कह दिया क्या, नरेंद्र मोदी, अब जैसे ही आपने व्यक्ति का नाम यदि उसके साथ में रख लिया तो फिर क्या होगा, आप उसमें आर्टिकल द है वो नहीं लगा सकते। क्लियर है ना, आपको जैसे आपने कह दिया द प्रेसिडेंट, आपको कहना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन आपने कह दिया क्या, प्रेसिडेंट ट्रंप, ठीक है ना, प्रेसिडेंट आपने कह दिया क्या, रामनाथ कोविंद। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप जब भी उस पद के नाम के साथ यदि व्यक्ति का नाम भी रखते हो तो फिर आर्टिकल द आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप इसको इस तरह यदि मान लो लिखें, नरेंद्र मोदी, अब इसके बाद यदि मान लो यहां आप लिखते हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब यदि मान लो इस तरह लिखते हो, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहां पर आर्टिकल द क्या हो जाएगा, यहां ऑप्शनल हो जाएगा। आप लगाएं तो भी सही, नहीं लगाएं तो भी सही। आप ऐसा कहते हो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब भी सही हो जाएगा, और नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तब भी सही हो जाएगा। क्लियर है ना, दोनों ही तरीके सही होते हैं।
तो यहां पर आपने कहा सेंटेंस प्राइम मिनिस्टर, तो आपने कहिए द प्राइम मिनिस्टर। तो कोई भी ऐसे पद होते हैं जो एक व्यक्ति एक ही टाइम में हेल्ड करता है, उनमें आपको आर्टिकल द लगाना होता है, ठीक है ना। लेकिन यदि उस पद के साथ उस व्यक्ति का नाम दे रखा है तो आर्टिकल द आपको हटाना है, ठीक है ना। लेकिन लिखने का तरीका यदि इस तरीके से हो तो आपको आर्टिकल द लगा भी सकते हो और आर्टिकल द से हटा भी सकते हो। क्लियर है ना। न्यूज़पेपर इस चीज़ को पूरा फॉलो करते हैं। जब भी आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इन चीज़ों को आप ज़रूर चेक करिएगा। ओके, तो क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन था कि हेडमास्टर टोल्ड द स्टूडेंट्स, तो आपको कहना पड़ेगा द हेडमास्टर टोल्ड, या हेडमास्टर के पहले आर्टिकल द का यूज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा ही सरल और एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिकल के क्वेश्चंस क्या होते बड़े सरल हैं, ठीक है ना, लेकिन उसे पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। सेंटेंस में दिया हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आर्टिकल के क्वेश्चन को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आपका ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस कह रहा है आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई फ्रेंड। इसमें तो गलती आपको सामने नजर आ रही है, देखो आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, या माई फ्रेंड में कोई गलती नहीं है, टू द एयरपोर्ट में भी कोई गलती नहीं है, आई एम गोइंग में भी कोई गलती नहीं। गलती कहाँ जा रही है? आपके पार्ट सी में। आपको पता होना चाहिए कि टू के साथ आने वाली वर्ब में कभी भी आप एस का यूज है वो नहीं कर सकते, या टू रिसीव्स नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा टू रिसीव। क्या कहोगे? टू रिसीव। टू के साथ आने वाली वर्ब के हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। टू के बाद आप वर्ब की सिंगुलर फॉर्म या वर्ब की आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल है वो टू के साथ नहीं कर सकते। देखो ध्यान रखना, जब भी आप कभी टू का इस्तेमाल करते हैं तो टू के साथ एक बात ध्यान रखना, कभी भी आप सिंगुलर फॉर्म का इस्तेमाल आप कभी नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ना ही टू के साथ इस तरह कोई भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कभी भी सिंगुलर फॉर्म और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वो भी हमेशा कैसी आती है? प्लूरल आती है, ठीक है ना। टू के साथ सिंगुलर फॉर्म और सेकंड फॉर्म चाहे वो किसी भी वर्ब की क्यों न हो आप यूज नहीं कर सकते। आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है और वो भी प्लूरल, जिसे हम टू इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है ना। ये इन्फिनेटिव फॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से आप बात होनी चाहिए कि टू के साथ सीधी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी आप सीधे तौर पर नहीं करते हैं, ठीक है ना। टू के साथ सीधे आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आईएनजी वाली फॉर्म सीधी लिखी तो वो जिरंड का काम करती है, ठीक है ना। और टू के साथ फर्स्ट फॉर्म तो खैर आती है। तो टू के साथ आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी सीधे नहीं कर सकते, ठीक है ना। टू के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए आपको या तो हमें क्या लगाना पड़ता है? टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, या टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, या टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इस तरह हमें लगाना पड़ता है। टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म टू इन्फिनेटिव का परफेक्ट फॉर्मेट हो जाता है। टू बी के साथ थर्ड फॉर्म टू इन्फिनेटिव के इंडेफिनिट का पैसिव होता है, और टू हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म टू इन्फिनेटिव के परफेक्ट फॉर्मेट का पैसिव होता है। तो इस तरीके से टू के साथ हैव, बी या हैव बीन का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। टू के साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है तब सीधे तौर पर टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। टू के साथ आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल आप सीधे तौर पर कर सकते हो, लेकिन टू के साथ क्या होता है कि जब आप वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, इस तरह आपने गोइंग लिख दिया तो ये जिरंड का काम करती है। टू के साथ सीधी आईएनजी वाली फॉर्म जिरंड होती है। अब टू के साथ यदि आपको वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म रखनी है तो बी या हैव बीन लगाना पड़ेगा आपको। बी या हैव बीन लगा के फिर आप क्या कहोगे? आईएनजी फॉर्म लगा सकते हो। तो टू बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म टू इन्फिनेटिव का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और टू हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है तो टू इन्फिनेटिव का आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। क्लियर है? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टू के साथ जो वर्ब आती है वो कभी सिंगुलर नहीं होती, उसमें कभी एस या आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म टू के साथ नहीं रखते हैं। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाएगी। पहली बात तो ये। सेकेंड आपको देखना है कि आप थर्ड फॉर्म का यूज सीधे नहीं कर सकते। थर्ड फॉर्म यूज करनी है तो या तो बी या हैव बीन का यूज कर सकते हैं। टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस होता है टू इन्फिनेटिव का। टू बी के साथ थर्ड फॉर्म सिंपल वाले का पैसिव होता है। टू हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म है टू इन्फिनेटिव के परफेक्ट का पैसिव होता है। क्लियर है? और आईएनजी वाली फॉर्म सीधे जिरंड कहलाती है, ये जिरंड कहलाती है। और बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म टू इन्फिनेटिव का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाती है।
क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि टू के साथ आने वाली वर्ब है वो कभी भी सिंगुलर नहीं, टू के साथ आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। इस तरह टू के साथ आने वाली वर्ब में आप एस नहीं लगा सकते, आपको कहना पड़ेगा क्या? टू टेक। क्या कहोगे? टू टेक। ठीक है ना? तो एक सरल सा रूल है आपका यहाँ पर कि आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई फ्रेंड, ना कि टू रिसीव्ड। ठीक है ना? टू रिसीव्स या टू रिसीव्ड हम नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका फिल इन द ब्लैंक का सेंटेंस है आपका, फिल इन द ब्लैंक कि ही गिवन मी मनी आई वुड हैव बॉट अ न्यू हाउस। अब आगे आपने क्या कह दिया सेंटेंस में? वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो। अब आपको पता है कि वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कंडीशनल सेंटेंस होता है। कंडीशनल सेंटेंस आपको पता है तीन तरह का हमने पढ़ा है। क्या करना है? इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, तब हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है ना? इफ के साथ यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो आगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो आगे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो यदि मान लो आपने यहाँ पर क्या किया कि इफ लगा दिया, मान लो आपने यहाँ पर इफ लगाया, तो इफ लगाओगे तो क्या होगा? इफ ही गिवन हो गया। अब गिवन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है सीधी, तो ये तो हो नहीं सकता। आपको सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज नहीं, आपको बिना हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज तो हम सीधे यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है ना? अब हैव करके थर्ड फॉर्म करोगे तो यहाँ पर वुड हैव थर्ड फॉर्म आपका पास्ट आपका टेंस शो कर रहा है, तो यहाँ हैव प्रेजेंट का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है ना? शुड मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। मॉडल में थर्ड फॉर्म लगाने के लिए बी या हैव वर्ब का होना जरूरी होता है, तभी हम लगा सकते हैं। या मॉडल के साथ थर्ड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म सीधी लगती है। तो ये तो ऑप्शन कट गए आपके तीन। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर? हेड। क्या बनेगा? हेड। तो सेंटेंस के अंदर यहाँ पर इफ नहीं, आपका सेंटेंस में क्या बनेगा? हेड। ये इन्वर्टेड सेंटेंस है। क्या है? इन्वर्टेड सेंटेंस है। यहां हम सेंटेंस में हेड से सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। ये इन्वर्जन सेंटेंस होता है। जैसे ये कंडीशन की टाइप थर्ड होती है, ये कंडीशन टाइप कौन सी है? थर्ड है। कंडीशन टाइप थर्ड जो रिजेक्टेड कंडीशन होती है, देखो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। जैसे मान लो आपने सेंटेंस कह दिया कि इफ यू हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है कंडीशन की थर्ड फॉर्म में, इफ यू हैड गिवन मी मनी I would have bought a new house। अब ये सेंटेंस है आपका। सेंटेंस कह रहा है कि इफ यू हैड गिवन मी मनी, यदि तुमने मेरे को पैसे दिए होते तो मैं एक नया घर खरीद लेता। यदि तुमने मेरे को पैसे दिए होते तो मैं नया घर खरीद लेता। ये आपके पास्ट टाइमिंग पास्ट टेंस को शो कर रहा है सेंटेंस आपका, या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसी सेंटेंस को हम इन्वर्जन में लिख सकते हैं। इन्वर्जन में कैसे लिख सकते हैं कि आप यहां से इफ को हटा सकते हैं। इफ को हटाओगे तो हेड है वो क्या आ जाएगा? इफ की जगह पर आ जाएगा, मतलब पहले आ जाएगा यू से। तो इन्वर्जन सेंटेंस कैसे बनता है कि आपने सेंटेंस हेड से स्टार्ट कर दिया और सेंटेंस बन जाएगा हैड यू गिवन मी मनी। सेंटेंस के हिंदी अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीनिंग उसका वो ही रहेगा, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये कहोगे कि यदि आपने मेरे को पैसे दिए होते तो मैं एक नया घर खरीद लेता। ठीक है? इस सेंटेंस में किसी भी तरह का आपने इन्वर्जन इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इन्वर्टेड सेंटेंस है। बॉट अ न्यू हाउस। रेगुलर क्लास में जिन लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं वो इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है? जो लोग नए हैं वो इन चीजों को जरूर देखें आप। ठीक है ना? तो हेड से आपने सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और आगे वुड हैव के साथ वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म आ रही है। क्लियर है? तो इसी तरीके से यदि हम इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ इन्वर्जन कर सकते हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखना, इन्वर्टेड सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि हमें क्या लगाना होता है? फुल स्टॉप का यूज करना होगा। क्लियर है? चलिए, तो अब देखो सेंटेंस क्या था आपका? सेंटेंस कह रहा है कि ही गिवन मी मनी, तो आपको कहना पड़ेगा हैड ही गिवन मी मनी आई वुड हैव बॉट अ न्यू हाउस। क्लियर है? यदि वो मेरे को पैसा देता तो मैं एक नया घर है वो खरीद लेता। क्लियर है? तो यहाँ हेड से सेंटेंस आपका स्टार्ट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो सेंटेंस क्या कह रहा है आपसे?
The speech did not impress the audience as they could not make out the focus of her discussion. देखो यहाँ क्या कहना चाह रहा है, स्पीच कहना चाह रहा है। अब स्पीच आपको पता है एक नाउन है, क्या है, नाउन है। अब नाउन है तो ऑब्वियसली पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक एडजेक्टिव यूज करना है। क्या कहोगे, आपने कह दिया कैसा कैसा भाषण हो सकता है, एक कॉन्टेजियस भाषण हो सकता है, एक संक्रामक भाषण हो सकता है। कंटेजियस आपने कह दिया तो कंटेजियस स्पीच तो हो नहीं सकता, ऐसा भाषण जो संक्रमण से है तो संक्रमित भाषण हो नहीं सकता, ठीक है ना। कंकरेंस मतलब एक साथ होने वाला भाषण। डिड नॉट इम्प्रेस द ऑडियंस, आपके उस भाषण ने ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं किया। अब कौन सा इम्प्रेस भाषण, कंकरेंट मतलब एक साथ होने वाली। कोई भी चीज एक घटना के साथ दूसरी घटना यदि होती है तो कंकरेंट आप कहते हैं उसे, ठीक है ना। ओके, कंटेमिनेटेड इसका मतलब प्रदूषित होता है, कोई भी चीज वगैरह वस्तु वगैरह प्रदूषित होती है, भाषण कोई प्रदूषित नहीं हो सकता। तो क्या कहोगे यहाँ पर, कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है कि कोई चीज जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब हो जाएगा कि वो कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम में हिंदी नहीं दे रखी होगी, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स है, एग्जाम में हिंदी नहीं दे रखी होगी, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखी है, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, द कॉम्प्लेक्स स्पीच आप कह सकते हो, याद है कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है ना। तो आपने कह दिया कॉन्वोल्यूटेड स्पीच डिड नॉट इम्प्रेस द ऑडियंस एज दे कुड नॉट रियली मेक आउट द फोकस ऑफ आवर डिस्कशन। क्लियर है, चलिए, ठीक है ना। ओके, तो वर्ड कौन सा आपका, कौन सा है, कॉन्वोल्यूटेड। तो कॉन्वोल्यूटेड स्पीच, ठीक है ना, आपका डी ऑप्शन आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्वोल्यूटेड स्पीच डिड नॉट इम्प्रेस द ऑडियंस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। या मेक आउट का मतलब होता है टू डील, मेक आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डील विद अ सिचुएशन, टू डील विद अ सिचुएशन सक्सेसफुली, सिचुएशन, ठीक है ना। सक्सेसफुली कोई भी चीज है, सक्सेसफुली आपने किसी सिचुएशन को डील किया है तो उसे कहते हैं मेक आउट, किस अर्थ में आता है, मेक आउट। मेक आउट वैसे सेक्सुअली इंटरकोर्स करने के लिए, उस इंटरकोर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है मेक आउट करना, ठीक है ना। ओके ओके, तो मेक आउट, तो कौन सा वर्ड है यहाँ पर, कॉन्वोल्यूटेड। तो कॉन्वोल्यूटेड स्पीच का मतलब हो जाएगा कि ऐसा जो भाषण है वो काफी जटिल था, जो ऑडियंस को क्या है वो इम्प्रेस नहीं कर पाया, ठीक है। चलिए, तो वर्ड कौन सा है आपका, डी, कॉन्वोल्यूटेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट आपका सेंटेंस है इंप्रूवमेंट से, नो इंप्रूवमेंट, देखो सेंटेंस, यू ऑट टू हेल्प हर कंप्लीट दैट टास्क यस्टरडे। आप कह रहे कि तुम कल क्या कर सकते थे कि उस टास्क को कंप्लीट करने में उसकी मदद है वो तुम्हें करनी चाहिए थी, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी कल, किस बारे में, इस टास्क को कंप्लीट करने में। अब बताओ, और टू हेल्प कह रहा, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल कोई सा भी हो उसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। यदि उसमें आपको सेकंड फॉर्म कभी मॉडल के साथ नहीं आती, ना सिंगुलर फॉर्म आती है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें जगह क्या आना चाहिए, और टू के साथ बी के साथ फर्स्ट फॉर्म आप सीधे नहीं लगा सकते, बी थर्ड फॉर्म आती है, ना कि बी के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो ऑप्शन ही गलत हो गया। और टू हैव हेल्प, चलो ये सेंटेंस को देखें, या और टू हैड हेल्प, टू के बाद कभी भी हैड का इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा हैव आता है। हैज और हैड का इस्तेमाल कभी भी टू के बाद नहीं होता, ना किसी मॉडल के बाद हैज और हैड आता है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, और टू हैव। तो ऑप्शन आपका बी बन रहा है क्या, और टू हैव हेल्प्ड। या तो इसमें दो सेंटेंस ही दो सही है, एक तो कौन सा, और टू हेल्प आपका करेक्ट है, लेकिन एक कौन सा है, और टू हैव हेल्प आपका सेंटेंस सही है। लेकिन क्यों गलत है और टू हेल्प, ये हमें पता होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना कि मॉडल जो है, ये जो प्रेजेंट वाले जो मॉडल जितने भी है, और टू हो गया, शुड वगैरह जो यूज़ करते हैं, कैन, मे वगैरह हम यूज़ करते हैं, ध्यान रखना इनमें पास्ट टेंस नहीं, पास्ट टाइमिंग नहीं हो सकती। आपने यहाँ पर क्या कर दिया, यस्टरडे दिया हुआ है, तो यस्टरडे को तो हम हटा नहीं सकते, सेंटेंस में इंप्रूव तो हमें इसमें करना है। तो ध्यान रखना, जब भी मॉडल के सिंपल फॉर्मेट के साथ पास्ट का टाइमिंग दे रखा है तो मॉडल के सिंपल फॉर्मेट को नहीं रख सकते, हमें मॉडल के परफेक्ट फॉर्मेट को रखना होगा, ठीक है ना। यदि पास्ट टाइमिंग दे रखी है तो मॉडल के परफेक्ट फॉर्मेट को रखना पड़ेगा, ना कि मॉडल के आपके सिंपल फॉर्मेट को रखना पड़ेगा। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा, मॉडल के आपके फॉर्मेट होते हैं, मॉडल के भी आपके
कौन सा इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मॉडल भी आपका 4 तरीके से यूज होता है। जैसे मान लो कोई भी मॉडल आपने यूज करा, शुड, अब शुड के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये आपका फर्स्ट इंडेफिनेट टेंस के रूप में। कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं कि मॉडल आता है, मॉडल के साथ बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल कर देते हैं, शुड बी टेकिंग, ये आपका कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। मॉडल का परफेक्ट फॉर्मेट क्या करते हैं, मॉडल आएगा, मॉडल के साथ हैव वर्ब लगाते हैं और थर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए हैज और हैड का इस्तेमाल मॉडल के बाद हम यहाँ पर नहीं कर सकते। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शुड हैव, और हैव के साथ हमें बीन, और बीन के साथ हमें आईएनजी वाली फॉर्म रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मॉडल के आपके 4 टेंस होते हैं, मॉडल इंडेफिनेट, मॉडल कॉन्टिन्यूस, मॉडल परफेक्ट व मॉडल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है? तो आपने क्या किया है कि यदि मॉडल के सिंपल वाली फॉर्मेट और यदि आपके कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट है, ये प्रेजेंट टाइमिंग में और फ्यूचर टाइमिंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन यदि मॉडल में यदि पास्ट टाइमिंग यदि दे रखा है, तो आपको मॉडल का परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना? जैसे मान लो आपने सेंटेंस कह दिया इस तरह कि यू शुड हेल्प हर, आपने कह दिया एक सेंटेंस कि यू शुड हेल्प हर, अब मॉडल का सिंपल फॉर्मेट है, तो अब आपने कह दिया यू शुड हेल्प हर टुडे, या आपने कह दिया यू शुड हेल्प हर टुमारो, ये दोनों सही है। मॉडल का सिंपल फॉर्मेट या तो प्रेजेंट टाइमिंग के लिए आता है या फ्यूचर टाइमिंग के लिए आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कह सकते हो कि आज तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हर टुडे, या आपने कह दिया कि कल तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हर टुमारो, इस अर्थ में यूज कर सकते हो। लेकिन यदि मान लो आपने मॉडल के सिंपल फॉर्मेट के साथ आपने पास्ट की टाइमिंग कह दी और आपने कह दिया कि यू शुड हेल्प हर और आपने कह दिया यस्टरडे, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। मॉडल के सिंपल फॉर्मेट में आप यस्टरडे का यूज नहीं करेंगे, तो टाइमिंग तो हटा नहीं पाओगे, यस्टरडे तो एज इट इज रहेगा, टुडे को आप यस्टरडे, यस्टरडे को आप टुमारो चेंज नहीं कर सकते, हमें टेंस ही चेंज करना पड़ेगा। तब आपको कहना पड़ेगा सेंटेंस यू शुड हैव हेल्प्ड, आपको परफेक्ट फॉर्मेट कहना पड़ेगा, आपको मॉडल का यहाँ पर परफेक्ट फॉर्मेट चाहिए और आपको कहना पड़ेगा यू शुड हैव हेल्प्ड हर, आपको कहना पड़ेगा यू शुड हैव, और आपको कहना पड़ेगा हेल्प्ड हर, you should have helped her yesterday, you should have helped her yesterday। क्लियर है? तो मॉडल के सिंपल फॉर्मेट के साथ आप प्रेजेंट का टाइमिंग रख सकते हो, आप फ्यूचर का टाइमिंग रख सकते हो, लेकिन मॉडल का जो परफेक्ट फॉर्मेट हो, पास्ट का यदि टाइमिंग है मॉडल में, तो आपको मॉडल का परफेक्ट फॉर्मेट है उसका यूज है वो करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, तो आपका क्वेश्चन था कि यू ought टू हेल्प हर कंप्लीट द टास्क यस्टरडे, तो आपको कहना पड़ेगा यहां पर यू ought टू हैव हेल्प्ड, मॉडल का परफेक्ट फॉर्मेट आपको रखना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरल क्वेश्चन से ज्यादा इतने मुश्किल नहीं है। देखो, आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स हुज मीनिंग आई डिड नॉट नो। यहां क्या कह रहा है, आई कैम अक्रॉस, आपको पता है एक फ्रेजल वर्ब है। कैम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक कोई चीज मिल जाना, कोई भी चीज अचानक मिल जाना, ठीक है ना, आपके सामने। तो अचानक किसी चीज का मिलना होता है, उसे हम कहते हैं कैम अक्रॉस, ठीक है ना। अब आपके आई कैम अक्रॉस सम वर्ड्स हुज मीनिंग आई डिड नॉट नो। पहली बात तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हुज का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, इंसानों के लिए करते हैं, एक पॉजेसिव होता है, ठीक है ना, तो ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। यदि आपको इसकी जगह यदि किसी वस्तु के लिए पॉजेसिव का इस्तेमाल करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ विच यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, ऑफ विच, ठीक है ना। तो आपको कहना पड़ेगा सेंटेंस में क्या क्या यहां पर क्या कहोगे, सम वर्ड्स, दो हुज मीनिंग आप नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा द मीनिंग्स ऑफ विच। क्या कहोगे, द मीनिंग्स ऑफ विच, ठीक है ना कि यहां पर आप इंप्रूवमेंट तो खैर करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। दैट मीनिंग्स विच आप नहीं कह सकते, और ना ही आप इसमें डी ऑप्शन आप विच मीन्स आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो आपको कहना पड़ेगा आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच आई डिड नॉट नो, ठीक है ना, द मीनिंग्स ऑफ विच, ठीक है ना। यहां पर आपको ऑफ विच का यूज है वो करना पड़ता है। देखो ध्यान देना, जब आप कोई सेंटेंस यूज करते हैं, देखो समझें, जैसे मान लो आपने कह दिया सेंटेंस की द मैन, अब यदि और आपने कह दिया सेंटेंस क्या,
हुज कार इज, ठीक है। चलो आपने इंसानों के लिए तो क्या हुज का इस्तेमाल है वो कर दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि मान लो आपने कह दिया सेंटेंस की द कार, और फिर आपने कह दिया क्या हुज कलर, तो ये गलत हो जाएगा। अब हुज का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं, इंसानों के लिए करते हैं। तो आपको यहां पे क्या कहना पड़ेगा, द कार, ठीक है ना। और फिर आपको कहना पड़ेगा ऑफ विच कलर, आप ऐसे भी कह सकते हो द कार ऑफ विच कलर, आप इस तरीके से भी कह सकते हो, आप इस तरीके से भी कह सकते हो, ऑफ विच कलर ऐसे भी कह सकते हो, और आप कह सकते हो द कार द कलर ऑफ विच, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। द कलर ऑफ विच आप दोनों यूज कर सकते हो, तरीके दोनों ही सही है। आप ये भी यूज कर सकते हो तरीका, ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको साथ में देने पर इस तरीके को आपको बेटर मानना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि जहां पर पॉजिटिव का इस्तेमाल होता है इंसानों के लिए, जहां हुज का इस्तेमाल होता है, वहीं पर आपको नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आपको वहां पर ऑफ विच का यूज करना है। जैसे आ गया द बैंक हुज ब्रांचेस, आपको कहना पड़ेगा द बैंक द ब्रांचेस ऑफ विच, ठीक है ना। द रिवर हुज ओरिजिन, तो आपको कहना पड़ेगा द रिवर द ओरिजिन ऑफ विच, ठीक है ना, ना कि यहां पर आपको हुज कहना पड़ेगा। प्रोनाउन का आपका सीधा सा क्वेश्चन आपका बन रहा है, ठीक है ना। तो क्या था यहां पर, आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स, ठीक है ना, द मीनिंग्स ऑफ विच आई डिड नॉट नो। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वोकैब में देखो, वोकैब के 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके, देखो बड़े सरल से हैं। देखो वन स्किल्ड इन टेलिंग स्टोरीज, आपको ऐसा कोई व्यक्ति जो स्टोरी सुनाता है, जो ज्यादातर स्टोरी सुनाता है, कहा मजेदार कहानियां सुनाता है, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना करके लोगों का मनोरंजन करता है, उसे क्या कहते हैं। देखो वेंट्रल होता है कौन सा, मछली या पशु का जो उदरीय भाग होता है ना, उसे वेंट्रल पार्ट कहते हैं, तो वेंट्रल होता है, ठीक है ना। फेनेटिक जो कट्टरपंथी होता है, धर्मांध होता है, जो बाइगट होता है आपका, बाइगट कह दो, फेनेटिक कह दो, जीलट कह दो, तो वो कट्टरपंथी होते हैं, जो एक धर्म के प्रति अपने क्या होते हैं, कट्टर होते हैं, उसे कहते हैं। रिकॉन्टर आपका वर्ड है, और टायरो होता है नौसिखिया, नया नया ट्राई करता है, उसे टायरो कहते हैं। तो आपका कौन सा है वर्ड, आपका रिकॉन्टर, ठीक है ना। तो रैकॉन्टर का मतलब होता है क्या, कि मजेदार जो कहानियां सुनाता है उसे हम क्या कहते हैं, रैकॉन्टर कहते हैं, ठीक है ना, रैकॉन्टर, ठीक है। रैकॉन्टर आपके स्पेलिंग टेस्ट के अंदर भी आता रहता है, ठीक है ना। तो आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हो, RA करिए, रेकॉन, राकॉन, इस तरीके से याद कर लो, राकेन टो यू आर, इस तरीके से याद कर लो, राकॉन टे यू आर, ठीक है ना। स्पेलिंग टेस्ट में काफी ये वर्ड है वो पूछा जाता है बार बार। तो राकॉन्टर जो मजेदार कहानियां सुनाता है उसे कहते हैं रैकॉन्टर, ठीक है ना, रैकॉन्टर। अगला वर्ड, द अपवर्ड force that a fluid exerts on a body floating in it, कुछ अंदर से जो फोर्स आता है उसे क्या कहो, द्रव्य या गैस का बल जिसे वह अपने भीतर तैरती हुई वस्तु को ऊपर धकेलने में लगाता है। जो आपका कौन सा उत्प्लावन जो बल होता है, ऊपर की ओर फोर्स देता है, उस बल को हम क्या कहते हैं, देखो अपथ्रस्ट, ओके। प्लंज, प्लंज का मतलब होता है जो डुबकी लगाने, गोता लगाते हैं, प्लंजिंग करते हैं, तो प्लंज करना, उसका मतलब गोता लगाना, डुबकी लगाना, उसे कहते हैं आपका सबमर्ज करना, जल में मग्न होना, सबमर्ज करना, ठीक है। जैसे मान लो डेड बॉडी को आपने सबमर्ज कर दिया, जलमग्न कर दिया कुछ चीजों को। कैप्साइज करना मतलब नाव के पानी में पलट देना, नाव का पलटना कैप्साइज कहलाता है, ठीक है ना। कैप्साइज कैप के साइज की होती है, वो पलट जाती है नाव, ठीक है ना, तो कैप्साइज कहलाता है, ठीक है ना। तो वर्ड कौन सा है आपका यहाँ पर, अपथ्रस्ट कहते हैं। अपथ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब, हालांकि थ्रस्टिंग तो क्या होता है, थ्रस्ट एक तो THIRST वाला थ्रस्ट होता है, वो तो प्यास वाला थ्रस्ट होता है। एक थ्रस्ट होता है किसी को धकेलने के अर्थ में, या मान लो किसी को डराने के अर्थ में, वो भी थ्रस्ट ही कहलाता है। यहाँ कहलाता है अप थ्रस्ट, ऊपर की ओर आपने थ्रस्ट किया, ऊपर की ओर आपने धकेला है किसी चीज को, तो उसे हम कहते हैं अप थ्रस्ट। क्लियर है, चलो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। डैम्प स्क्विब, देखो डैम्प स्क्विब का मतलब क्या होता है, कि जिससे उम्मीद तो बहुत ज्यादा लगा लें लेकिन उसमें कोई परिणाम कोई खास नहीं निकलते हैं,
ठीक है ना। आप एंड इन स्मोक भी कह सकते हो, एंड इन फियास्को भी कह सकते हो, तो उसे हम डैम्प स्किप कहते हैं, ठीक है ना। तो डैम्प स्किप मतलब क्या हो, कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट नॉलेज, टू मोटिवेट, या आप कहोगे स्क्वेंडर मनी, स्क्वेंडर खर्च करना होता है, फालतू मनी को इधर उधर खर्च करना, स्क्वेंडर करना, तो कौन सा आएगा इसमें, कंप्लीट फेलियर। तो डैम्प स्क्विप का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर होता है, ठीक है। एंड इन फियास्को भी कह सकते हो, अंत में वो चीज़ है वो बिल्कुल ही क्या हो गई, समाप्त हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ठीक है ना। डैम्प स्क्विप आप कह सकते हो, आप उसे एंड इन स्मोक कह सकते हो, एंड इन फियास्को कह सकते हो, इस तरह की आप इडियम ले सकते हो। एंड इन स्मोक, एंड इन स्मोक कह सकते हो, एंड इन फियास्को हो सकता है, ठीक है। एंड इन फियास्को, स्मोक, अंत में क्या हुआ, खुदा पहाड़ निकली चुई, मतलब आप कोई ऐसी चीज जिससे आप बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लें लेकिन वो खास है, वो असर है उसका वो नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं क्या, डैम्प स्क्विप, ठीक है। डैम्प स्क्विप फुस फटाका आप ऐसे याद कर सकते हो, ऐसा फटाका जो कैसा है, फुस फटाका है, कोई काम का नहीं है, डैम्प स्क्विप है, कैसा है, डैम्प स्क्विप है, फुस फटाका है, वहीं से याद कर लीजिए। तो डैम्प स्क्विप एक आपकी हॉलीवुड की अच्छी मूवी है, ठीक है ना, ऑस्कर के लिए एक नॉमिनेट हुई थी डैम्प स्क्विप, ठीक है। एक दो उसे ऑस्कर मिले भी थे, बेस्ट पिक्चर तो नहीं थी लेकिन कुछ ऑस्कर मिला था जरूर, डैम्प स्क्विप आपकी मूवी है। चलो अगला वर्ड, ओल अगोग। ओल अगोग का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना किसी में, ठीक है ना, उसे कहते हैं ओल अगोग। ओल वर्ड वैसे अगोग वर्ड जो होता है, अगोग का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, तो क्या कहोगे, अवॉइड कहोगे, कंसेंटमेंट कहोगे, अमेज्ड कहोगे, या अनसिस्टमेटिक, क्या कहोगे यहाँ पर, अमेज्ड, क्या कहोगे, अमेज, उसे कहते हैं ओल अगोग, ठीक है ना। ओल का यूज करें, ओल की जगह कुछ और भी यूज किया जा सकता है, लेकिन अगोग वर्ड है, इसका मतलब अमेज्ड होता है, क्या होता है, अमेज होता है आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड होना, ठीक है ना। सरप्राइज्ड होने के अर्थ में आप कहते हैं क्या, अमेज्ड, ठीक है ना। तो क्या कहोगे, ओल अगोग, ठीक है ना, सरप्राइज्ड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आप, निनकम्पूफ, वर्ड से ही पता चलता है बेवकूफ, ठीक है ना। तो निन और कंपूफ, कंपूफ मतलब बेवकूफ है, वो वर्ड से ही पता चल रहा है। बेवकूफ मूर्ख होता है, व्यक्ति होता है, वाइज कहोगे, फूल कहोगे, लवर कहोगे, कंपेनियन कहोगे, ओब्वियसली आपको कहना पड़ेगा फूल। निनकम्पूफ, निनकम्पूफ बेवकूफ, वर्ड से ही वर्ड जुड़ रहा है, निनकम्पूफ मतलब बेवकूफ है, वो मूर्ख व्यक्ति है, फूल है, ठीक है ना, निनकम्पूफ है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, क्या है आपका, हाँ, राविश। राविश मतलब होता है मोहित करना किसी चीज को, ठीक है ना, आप किसी चीज को अपनी गुलाम बना लेते हो, तो उसे कहते हैं मोहित करना, किसी को आप किसी को अट्रैक्ट करते हो, तो उसे कहते हैं राविश करना। तो क्या कहोगे, रिपल्स मतलब प्रतिरोध करना होता है, रिपल्स करना किसी चीज में। एंथ्रल कहोगे, आप इसका सेंटेंस में सिनोनिम्स ही बताना है, एंथ्रल कहोगे, ऑफेंड कहोगे, या डिप्रेस कहोगे। ऑब्वियसली आपको पता है एंथ्रल वर्ड है। ऑन्थ्रल का मतलब होता है क्या, कि आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हो, ठीक है ना, जैसे आप अपनी ब्यूटी से आप किसी को क्या करते हो, अपनी ओर आकर्षित करते हो, लोगों को मैस्मराइज कर देते हो, एन्चेंटिंग कर देते हो, तो उसे हम कहते हैं क्या, एंथ्रल, ठीक है ना, राविश। तो राविश से याद कर लीजिए, राविश रवीश कुमार से याद कर लीजिए, ठीक है ना, कि रवीश कुमार जब भी वो स्पीच देने आते हैं, जब भी वो मान लो क्या ब्रेकिंग न्यूज़ में आते हैं रवीश कुमार, तो लोगों को मोहित कर लेते हैं, लोगों को राविश कर लेते हैं, वो अपनी ओर क्या कर अपना गुलाम बना लेते हैं, तो आप कह सकते हो राविश, एंथ्रल, ठीक है ना। तो आपका सिनोनिम्स क्या बनेगा, इसका एंथ्रल बन जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटोनिम से आपका लुगुब्रियस। लुगुब्रियस का मतलब होता है उदास कहना, बिल्कुल ही शोकाकुल है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस लुगाई से याद कर लीजिए, ठीक है, लुगुब्रियस लुगाई के साथ रहेगा तो क्या होगा, उदास हो जाएगा, शोकुल रहेगा, बिल्कुल ही उदास रहता है लुगुब्रियस, ठीक है ना। ओके, जो लुगाई के साथ बैठा रहता है पूरे दिन वो लुगुब्रियस रहता है, उदास रहता है, जो शोकगुल रहता है उसे कहते हैं, ठीक है ना, खुद की लुगाई, ठीक है ना। तो क्लमजी क्या होता है, अनाड़ी होता है, क्लमजी क्या होता है, अनाड़ी, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं क्लमजी। ल्यूसिड मतलब सुस्पष्ट होता है, उसे हम ल्यूसिड कहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव वे में कहोगे तो आपका एंटोनिम्स बन जाएगा। और आपका सिनिस्टर जो अशुभ होता है, जो अपशुगुन होता है उसे सिनिस्टर कहते हैं। तो वर्ड कौन सा आपका, ऑप्टिमिस्टिक। तो लुगुब्रियस मतलब उदास होता है, ठीक है, लैकेस्डिकेशल हो गया आपका, लुगुब्रियस हो गए, ठीक है, ये सिनोनिम्स होते हैं। तो आपका वर्ड कौन सा है, ऑप्टिमिस्टिक, आपका एंटोनिम्स बन जाएगा।
चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। अगला वर्ड है आपका क्लैंडेस्टीन। देखो क्लैंडेस्टीन, क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है चोरी छिपे कोई चीज आपने काम किया है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लैंडेस्टीन। क्या कहोगे, एब्रप्ट करना। एब्रप्ट तो आकस्मिक कोई चीज होती है उसे कहते हैं एब्रप्टली, आपकी एडवर्ब होती है, ठीक है। इलिसिट, अवैध कोई चीज होती है उसे कहते हैं गैर कानूनी चीजों को कहा जाता है। ओपन ऑब्वियसली आपके इसके एंटोनिम्स बन जाएगा, जो चीज आपकी ओपन है, ठीक है ना, उसे कहते हैं। और आपका वेरी, सतर्क होता है उसे कहते हैं वरी, ठीक है ना। तो वर्ड है आपका कौन सा, आपका क्लैंडेस्टीन। तो क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है चोरी छिपे कोई भी चीज है वो लेके जाते हैं उसे कहते हैं क्लैंडेस्टीन, ठीक है। क्या कहोगे, क्लैंडेस्टीन। ओके चलिए, ओके। आप कैंडलस्टीन वैसे याद कर सकते हो, कैंडल से चोरी करना या कैंडल से कोई चीज चोरी छिपे लेके जाना, के कैंडल लेकर के आप जाते हो कहीं पर तो चोरी छिपे क्या कहोगे, क्लैंडेस्टीन। इस तरीके से आप वर्ड याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, किसी भी आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स किसी वर्ड को आप जोड़िए, वर्ड को वर्ड से जोड़ोगे, कुछ से रिलेट करोगे तो वर्ड आराम से वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा आपका इनकरेक्टली वर्ड है, देखिएगा। पहला वर्ड है आपका कैमराडेरी। कैमराडेरी आपका वर्ड है, स्पेलिंग आपकी गलत है कैमराडेरी की। कैमोफ्लाउज को देखो, कैमोफ्लाउज की स्पेलिंग सही है, कैमोफ्लाउज सही है आपका। कैमोफ्लाउज में होता है CAM कहते हैं, CAM है, फिर OU होता है और फ्लाज होता है FL और एज लिखते हैं, कॉम आउ फ्लैज, ठीक है। कमोफ्लैज जो छलावरण जो होता है उस सामग्री छुपाने के लिए जो चीज यूज करते हैं, कैमोफ्लाज होता है। आपका वर्ड सही है यहाँ पर। कैप्रिसस तो सही है ही, खैर कैप्रिसस की स्पेलिंग में क्या होता है, CAP होता है, RI होता है, CI होता है और OUS होता है। कैप्रिसस, कैप्रिसस सही वर्ड है आपका। सन की होता है, मनमोजी होता है, उसे कैप्रिसस कहा जाता है। कार्निवरस, कार्निवरस सही है आपका। कार्नी, आपने कार्नी लिख दिया पहले, फिर VO और ROUS, कार्निवरस, ठीक है ना, कार्निवरस। तो कार्निवरस मतलब मांसाहारी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्निवरस कहते हैं। तो वर्ड है आपका क्या, कैमराडोरी। देखो तो वर्ड आपका कौन सा है, कैमराडोरी, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या ध्यान रखना है, कैमराडोरी में आपको पहले CA लिखना है, फिर MARA लिखना है, CAMARA, CAMARA, R के बाद वापस आपको A लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कैमरा, ठीक है ना। अब आपको THRI और E लिख दो, कैमराडेरी, ठीक है ना। तो वर्ड कौन सा है, कैमराड्री, ठीक है ना, कैमराड्री, कैमराड्री कहते हैं इसको, कैमराड्री। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कोई जरूरी नहीं है, जैसा आपको अभी एग्जाम से पहले करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको उसका क्या करना है, उस वर्ड को देखो कि देसी वे में कैसे आपको याद रह सकता है, ठीक है ना। तो कैमराड्री को, कैमराड्री को, चाहे उसका आपको कैमराडेरी इस तरीके हो, ठीक है ना। मतलब परस्पर मित्रता होती, विश्वास की जो भावना होती है उसे कहते हैं कैमराडेरी। आप इस वर्ड को मान लो याद करना हो, नहीं याद है, आप कैमरा, कैमरा से याद करो, कैमरा दे रहे, आप किसे कहोगे यार कैमरा दे रहे मेरे को, और कैमरा दे रहे किसको कहोगे, ऑब्वियसली सामने वाला फ्रेंड है, फ्रेंडली वे में कोई बात कर रहा है आपसे, आपका कोई दोस्त है, तभी तो आप कहोगे। कोई परस्पर मित्रता की बात होती है या सामने वाले को आपके ऊपर भरोसा है, तभी तो आप कहोगे किसी को, अरे कैमरा दे रहे तेरा। तो कैमरा देरी मतलब आप तो कैमरा दे रही याद रखो, तो कैमरा देरी आपने कैमरा और देरी, ठीक है ना, दे RIE, कैमरा देरी मतलब होता है परस्पर मित्रता की भावना, या आप कह सकते हो विश्वास की जो भावना होती है उसे कहते हैं। चलो नेक्स्ट 16 क्वेश्चंस। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। कमेमोरेट में क्या होता है, COM करते हैं, फिर आप कम मैन कहते हैं, ओके। कमेमोरेटिंग, कमेंसुरेट है, कम मैन, फिर आपको लिखना है सुर और फिर लगा दो 8, कम मैंसुरेट, कम मैंसुरेट कहां पर है, देखो कम M डबल आता है, कमेंसुरेट में M डबल आता है, M 2 बार आता है, तो क्या कहोगे, कमेंसुरेट। तो कम को अलग कर दीजिए, जब कोई भी वर्ड में कोई भी लेटर है वो डबल आता है तो एक को फर्स्ट पार्ट में करिए, एक को सेकंड पार्ट में करिए। कम आ रहा है, मैन आ रहा है, एश्यू सुर आ रहा है,
ओरेट, कमेंसुरेट, ठीक है ना। तो कमेंसुरेट कहो, आप एट कहो, चाहे रेट कह दो इधर, कमेंसुरेट, रेट कहोगे वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना। कमेंसुरेट इस तरीके से याद कर लो। तो कमेंसुरेट मतलब होता है समान अनुपात में कोई भी चीज मात्रा में वगैरह इक्वली कोई चीज होती है, उसे कहते हैं अनुपातिक। कोई भी चीज में क्वांटिटी वगैरह, तो उसे कहते हैं कमेंसुरेट। गुणवत्ता हो सकती है किसी चीज की, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं कमेंसुरेट। क्या वर्ड है आपका, कमेंसुरेट। फर्स्ट वन सही है, कम मैन सारेट गलत है आपका। कम मैन, MAN कर दिया इसने, यहाँ कम मैंसुरेट गलत है। तो कौन सा हो गया, कम मैंसुरेट। समान अनुपात में अनुपातिक कोई चीज होती है तो उसे कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट आपके सेंटेंस कह रहा है कि सेलेक्ट द एक्टिव फ्रॉम द गिवन पैसिव। आपको एक्टिव बनाना है। सेंटेंस है आपका कि वी विल बी ग्रेटली बेनिफिटेड, विल बी प्लस बेनिफिटेड। ऑब्वियसली आपने क्या कर दिया, बी प्लस आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा कि सेंटेंस ऑलरेडी इन पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस है, इसका मतलब मॉडल के साथ में बी प्लस आपने लिखा है, इसका मतलब मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसका मॉडल का जो सिंपल फॉर्मेट होता है, अब आपको विल और विल के साथ आपको क्या लिखना है, बेनिफिट लिखना है। तो विल बेनिफिट जहां होगा वो इसका क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। देखो इसमें तो क्या कर दिया, हैज प्लस बेनिफिटेड कह दिया, ये तो गलती हो गया। यहां सेंटेंस में वुड के साथ बेनिफिट कह दिया, ये भी गलत हो गया। विल का वुड तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं, तब करते हैं। यहाँ पर विल के साथ बेनिफिट है, यहाँ सेंटेंस में सही है। और यहाँ पर इज गोइंग टू ग्रेटली बेनिफिट, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ही कौन सा रह गया, सी एक ऑप्शन रह गया कि दिस स्कीम विल ग्रेटली बेनिफिट अस ऑल। ठीक है ना। ध्यान रखना है आपको, जब सेंटेंस जब भी आता है इस तरीके से, तो आपको उसके टेंस के ऊपर जाइए, उसकी वोकैब के ऊपर, जब जो आपका बेसिक टेंस का जो रूल है उसके ऊपर जाइए और उसको आप चेंज करिए। देखिए आपके 3 के अंदर तो ऑप्शन ही गलत है, एक में ही बन रहा है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। किस तरीके से बनेगा सेंटेंस कि आपने दिस स्कीम को आपने सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है ना, और विल आ गया, विल ग्रेटली बेनिफिट अस ऑल, ठीक है ना। अब इसी सेंटेंस को यदि हमें पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो अस को आपने सब्जेक्ट बना दिया, आपने क्या बनाया, वी बना दिया। फिर आपको कहना पड़ेगा वी विल ऑल, ऑल का यूज हम क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ब के बाद करना पड़ेगा। तो आपको कहना पड़ेगा वी विल ऑल बी ग्रेटली बेनिफिटेड, ठीक है ना, बाय दिस स्कीम। इस तरीके से आपको कहना पड़ेगा। ऑल का यूज हमेशा बी वर्ब के और मॉडल के आपको बाद में ही करना होता है, उसके पहले नहीं कर सकते, तो आपको बाद में करना पड़ेगा। और यदि एक ही वर्ब है सेंटेंस में तो ऑल का यूज पहले कर लेते हैं, अन्यथा ऑल और बोथ का यूज हमें पहली वर्ब के बाद में ही करना होता है जब एक से ज्यादा वर्ब होती है। और बी वर्ब चाहे अकेली हो तो भी हमें बाद में ही यूज करना पड़ता है। वी आर ऑल इंडियंस ही कह सकते हैं, वी ऑल आर इंडियंस आप नहीं कह सकते, वी आर ऑल इंडियंस। आपको बी वर्ब के ऑल और बोथ बाद में ही यूज करने होते हैं। तो आपको कहना पड़ेगा दिस स्कीम विल ग्रेटली बेनिफिट अस ऑल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। माई ग्रैंडफादर सेड टू द विजिटर हु आर यू एंड वेयर डू यू कम फ्रॉम। देखो फटाफट कोई भी चीज को आपको फटाफट कैसे करना होता है। देखिए अब इसमें फटाफट कोई चीज देखनी, पहली बात तो सैड दे रखा है, इसका मतलब आपको कौन सी करनी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म तो आपको रखनी पड़ेगी। ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म, पहले ये फॉर्म चेक कर ली। अब इसमें एक चीज कट गई क्या कि सेकंड नहीं हो सकता। फिर आपने क्या कर दिया सेंटेंस में कि हु आर यू। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस तो बना रखा है, इंटरोगेटिव बना रखा है, इसका मतलब इन्वर्जन हटाओ। इन्वर्जन, इसमें इन्वर्जन है, हु आर यू, इसमें इन्वर्जन का रखा है, ये गलत हो गया। इस सेंटेंस के अंदर क्या था, इस सेंटेंस में इन्वर्जन हट रखा है, इसमें हट रखा है, इसमें भी हट रखा है, ठीक है, लेकिन ये तो सेंटेंस ही गलत हो गया। इसमें इन्वर्जन हु ही वॉज सही है, उसमें क्या है, इन्वर्जन आपका दे रखा है, इसका मतलब ये भी सही है। इसमें क्या कर रखा है, हु आर यू, इन्वर्जन आपने हटा, इसमें इन्वर्जन कर रखा है, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गए। तो ये तो 3 तो ऑप्शन ही गलत हो गए, तो बचा कौन सा आपका आंसर, सी बच गया। जरूरी नहीं कि आपको उसमें सारे रूल आपको आने चाहिए, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, उसी से आप फटाफट उसे काटिए और आगे बढ़िए सेंटेंस में। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है, फटाफट प्रैक्टिस आपको करनी होगी। आपके पहली बात तो पास्ट टेंस है तो वर्ब तो पास्ट रहेगी, एनक्वायर्ड आपने कह दिया,
फिर उसके बाद क्या, हु आर यू, आपको पता है इन्वर्जन आपको हटाना पड़ता है, तो सेंटेंस में क्या करोगे, हु तो आपको एज इट इज आपको रखना पड़ेगा, यू को आपने विजिटर के हिसाब से ही में चेंज करना पड़ेगा, और आर को किस में चेंज कर दिया, वॉज में। फिर आपने एंड से कनेक्ट कर दिया, एंड से कनेक्ट करके वेयर आपने लगा दिया, वेयर के बाद आपने क्या करोगे, डू वैसे ही हटाना पड़ेगा, यू को आपने विजिटर के हिसाब से ही में चेंज करोगे, और कम फ्रॉम आपका प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा केम फ्रॉम, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, सी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस में आपको वर्ब से और इन्वर्जन से आप देखो कि किस में इन्वर्जन कर रखा है, किस में हटा रखा है, और वर्ब कौन सी है। इसमें इन्वर्जन नहीं हटाया हुआ, इसमें इन्वर्जन नहीं हटाया हुआ, इसका मतलब ये तो दोनों सेंटेंस ही गलत हो गए। अब बचा ये, तो इसमें प्रेजेंट कर दिया, ये गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बच गया आपका, सी ऑप्शन बच गया, ठीक है ना। तो बड़ा सरल है, बड़ा ही आपका कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19, देखो क्या होगा इसमें। देखो समझो, सेंटेंस कह रहा है कि देयरफॉर आई बॉट अ गुड हाउस इन अ रिस्पेक्टेबल नेबरहुड। आप कह रहे हो कि फिर मैंने क्या किया, एक नया घर खरीदा। फिर कब, पहले कोई थॉट तो आना चाहिए ना आपके दिमाग में। फिर आप सेंटेंस कह रहे हो कि दिस मेड मी एगर टू वेलकम द फर्स्ट गेस्ट। किसने, दिस मेड मी एगर, आपके इस चीज़ ने मेरे को उत्सुक बना दिया क्या, कि मैं किसी गेस्ट को वेलकम करूं, किस चीज़ ने। I intended to be a model citizen in the neighborhood. इसलिए I decided it was time for me to settle down. Obviously आपको पहले सेटल होना पड़ेगा, तो पहले आपको यहाँ पे डी कहना पड़ेगा। क्या कहोगे, ये फर्स्ट आएगा आपका, I decided it was time for me to settle down। आप कह रहे हो कि मैंने निश्चित किया कि यह समय आ गया है कि अब मुझे क्या हो जाना चाहिए, सेटल हो जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर आप कह रहे हो सेंटेंस में कि देयरफॉर आई बॉट अ गुड हाउस इन ए रिस्पेक्टेबल नेबरहुड। आप कह रहे फिर मैंने, पहले आपने डिसाइड किया, डी के बाद ए इसको फॉलो कर रहा है कि फिर मैंने ये निश्चय किया कि मैं किसी एक अच्छे रिस्पेक्टेबल नेबरहुड की मुझे ज़रूरत है, और मैं वहाँ पर एक क्या करता हूँ, नया घर है वो खरीद लेता हूँ। फिर आप क्या कहोगे, उसके बाद क्या कहोगे, दिस मेड मी एगर टू, दिस मेड मी या आई इंटेंड टू बी अ मॉडल सिटी। ऑब्वियसली आपको ए के बाद क्या करना पड़ेगा, सी ऑप्शन आ रहा है कि आई इंटेंडेड टू बी अ मॉडल सिटीजन इन द नेबरहुड, और फिर आपने कह दिया क्या, कि दिस मेड मी एगर टू वेलकम द फर्स्ट गेस्ट एट एंड शो माई हॉस्पिटलिटी। तो सेंटेंस में आप ये सेंटेंस में पहले तो आपने ये कह दिया कि पहले आप सेटल होना चाहोगे, आप ये कहोगे पहले कि मैंने ये सोचा, पहले मैंने ये डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि भाई ये समय है कि अब मुझे सेटल हो जाना चाहिए, तो आपको डी ऑप्शन पहले लेना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप कहोगे क्या, देयरफॉर फिर मैंने क्या किया, एक अच्छे पड़ोसी देख करके मैंने क्या किया, एक नया घर वहाँ पे खरीदा, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैं क्या एक अच्छा सिटीजन है वो नेबरहुड में बनना चाहता था, इसलिए मैंने क्या किया, इस चीज़ से मैं उत्सुक हो गया, और लोगों को अपने गेस्ट को वेलकम करना और अपनी हॉस्पिटलिटी बताने के लिए मैं आ गया। तो ऑब्वियसली पहले डी होगा, डी के बाद आपको क्या कहना पड़ेगा, ए ऑप्शन कहना पड़ेगा, ए के बाद आपको क्या कहोगे, सी, और सी के बाद आप क्या कहोगे, वापस आपको बी कहना पड़ेगा। तो डी ए सी बी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डी ए सी बी, ठीक है ना। इस तरीके से ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है ना। आपको PQRS की जो है ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, ठीक है ना। अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतने सेंटेंस में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ सेंटेंस में देखा जाए तो आपको डी को ए सीधा फॉलो कर रहा है, और आपको सी के बाद में बी फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो सी को बी फॉलो कर रहा है और डी को ए फॉलो कर रहा है आपके सेंटेंस के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। महात्मा गांधी गॉट अ डॉक्टर to volunteer his services for 6 months. Health conditions in Champaran were miserable. Health condition in Champaran were miserable. The doctor gave quinine to malaria patients, and the ointment with castor oil to those with skin eruptions. Only 3 medicines were available: castor oil, quinine and sulfur ointment. Obviously D के साथ कौन फॉलो कर रहा है, C फॉलो कर रहा है।
और हेल्थ कंडीशन चंपारण वर मिजरेबल, पहले आपको कंडीशन बतानी पड़ेगी, तो बी को पहले बताना पड़ेगा, बी ए, और फिर आप क्या कहोगे डी सी। क्या बी ए डी सी कहीं पर है? तो बी ए डी सी आपके सी ऑप्शन में। पहले आपको बी कहना पड़ेगा, सबसे पहले बी बताओगे कि हेल्थ कंडीशंस इन चंपारण वर मिजरेबल। आप कह रहे हो कि चंपारण के अंदर जो हेल्थ कंडीशन थी वो काफ़ी भी मिजरेबल थी, काफ़ी दयनीय थी, ठीक है ना। फिर आप क्या कहोगे, फिर महात्मा गांधी गोट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। महात्मा गांधी ने क्या किया, 6 महीने के लिए एक डॉक्टर्स को एज ए वॉलंटियर के रूप में बुलाया। फिर आप कह रहे हो कि ओनली 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, आपके उनके पास केवल 3 मेडिसिन अवेलेबल थी। एक तो कैस्टर ऑयल था, कैस्टर ऑयल जो अरंडी का तेल होता है वो था, एक कुनैन थी, कुनैन जो कुनैन जो मलेरिया की दवा होती है, मलेरिया की दवा होती है उसे कुनैन कहते हैं। एंड आपने सल्फर ऑइंटमेंट आपका था, ऑइंटमेंट जो मरहम होती है उसे कहते हैं। और फिर आप कह रहे हो फिर इसको ये सी फॉलो कर ही रहा है, द डॉक्टर गैव कुनैन टू मलेरिया पेशेंट्स। कुनैन किसको दिया, मलेरिया के पेशेंट्स को दिया। और ऑइंटमेंट किसको दिया, ऑइंटमेंट विद कैस्टर ऑयल, ऑइंटमेंट और कैस्टर ऑयल को मिला के किसको दे दिया, स्किन इरप्शन जो हो रही थी, एड़ियाँ जो फट रही थी, स्किन के ऊपर जो फोड़े फुंसी हो रहे थे, इरप्शंस कहते हैं उसको उनको क्या दिया, कैस्टर ऑयल की ऑइंटमेंट उनको दी गई। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी ए डी सी। पहले बी आएगा, बी के बाद ए आएगा, ए के बाद डी आएगा, डी के बाद सी आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यदि मान लो आपको देखे कोई भी एक वर्ड मान लो आपको नहीं लग रहा है कि यार ये कैसे सेट हुआ, तो आपको पता है डी के बाद तो सी आ रहा है ना, डी के बाद सी किस में है, इसमें है नहीं, ये ऑप्शन कट गया, इसमें ऑप्शन ये कट गया, डी के साथ सी इसमें नहीं है, तो ऑप्शन किस में बचा, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो कोई दो ही आपको मिल जाए कि हाँ इसके पीछे ये आएगा, तब भी आपके सेंटेंस में आंसर है वो आपको मिल जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका क्लॉज टेस्ट। देखिए क्या है क्लॉज टेस्ट में, डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना। डिसिप्लिन क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको हर काम में रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाए रखना, उसको क्या कहलाता है, डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन आपको बना रखना है, अनुशासन यदि बनाए रखना है तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा हर काम में, हर एक जगह पर। आपने कहते it's misunderstood as a restriction to freedom but it makes our life organized। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, देखो जब भी क्लॉज टेस्ट आपका आता है पूरा का पूरा पहले एक बार पढ़ लो। पूरा क्लॉज टेस्ट जब एक बार पढ़ लेते हैं तो उसकी थीम हमें पकड़ में आती है, हमें पता चलता है कि इस सेंटेंस इसमें क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। तो पहले एक बार पूरा पढ़ो किस बारे में कहना चाहता है, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में टर्न इन थॉट आता है। हो सकता है मान लो जो आंसर आपका पहले दे रखा हो वही आपका आंसर आपके फिलर में भरना हो, या लास्ट में कोई चीज़ दे रखी है जो कॉन्ट्रास्ट बना रहा है आपके पहले वाले सेंटेंस का। तो इसलिए पहले पूरा आप पढ़िएगा कि डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट्स मिसअंडरस्टूड एज अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ to freedom but it makes our life organized। Discipline is for students and people in different professions। A disciplined person always in each and every field of life, disciplined people, a disciplined society and a powerful nation। Discipline should not be upon the people, rather it should come from within, ठीक है ना। ऑब्वियसली डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं, अनुशासन के बारे में बात कर रहे हैं कि अनुशासन रूल्स एंड रेगुलेशंस के रूप में आता है। लोग ऐसा क्या अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो हमारे क्या करते हैं, जीवन को क्या करते हैं, एक संतुलित बनाते हैं। स्टूडेंट्स वगैरह जो चीज़ें इसमें कह रहे हैं हर प्रोफेशन के लोगों के लिए सही रहता है और आगे चीज़ बना रखा है। हमें थीम इसकी पता चल जाती है। अब इस सेंटेंस को देखो और अब इसको फिलर को भरो। फिलर भरते समय आपको सिर्फ सेंटेंस देखना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है कि डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपके हर काम को डिसिप्लिन अनुशासन क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हर काम को कंप्लीट करवाता है। फिर आप कह रहे इट्स मिसअंडरस्टूड, इट्स हैप्पीली मिसअंडरस्टूड। आप कह रहे हो कि ये हमेशा मिसअंडरस्टूड होता है, लोग इसे क्या सही तरीके से मान नहीं पाते। क्या हैप्पीली कहोगे, यूजुअली कहोगे, स्लोली कहोगे या प्राउडली कहोगे। ऑब्वियसली आपको यूजुअली ही कहना पड़ेगा, बाकी कोई भी फॉर्मेट में यहाँ एडवर्ब सेट नहीं होगी। तो आप कह रहे हो कि इट्स क्या यूजुअली मिसअंडरस्टूड एज अ रेस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम। आप कह रहे लोग हमेशा ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं कि क्या कि ये हमारी स्वतंत्रता के ऊपर क्या करता है, नियंत्रण रखता है, रेस्ट्रिक्शन लगाता है। कौन, अनुशासन।
बट इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन ये भले हमारी स्वतंत्रता होती है, उसके ऊपर जो क्या का हमारी इंडिपेंडेंसी है उसके ऊपर ज़रूर वो थोड़ा रोक लगाता है, लेकिन हमारे जीवन को क्या कर देता है, ऑर्गेनाइज्ड कर देता है। फिर आप क्या कहोगे, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है सेंटेंस में आपका। तो फर्स्ट कौन सा बन रहा है, यूजुअली। फर्स्ट क्या बना है, यूजुअली। हाँ, फिर आगे कह रहा है सेंटेंस, डिसिप्लिन इज अ फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशंस। आप कह रहे हो कि स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, जो जितने भी विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए और अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों के लिए डिसिप्लिन क्या है, एक डिसएडवांटेज है, वर्च्यू है, ड्रीम है या कर्स है। ऑब्वियसली डिसएडवांटेज तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। ड्रीम एक सपना है, सपना क्या है, डिसिप्लिन कोई सपना थोड़ी होता है, ठीक है। और कर्स तो श्राप होता है। ऑब्वियसली आपको कहना पड़ेगा वर्च्यू। वर्च्यू मतलब एक क्या है, एक तरह का क्या गुण है, आप कह सकते हो कि वो उनके लिए एक वरदान कह सकते हो, ठीक है ना, वो उनके लिए वरदान है, ठीक है ना, या पुण्य है, पुण्य पुण्य कहलाता है वर्च्यू, पुण्य के अर्थ में कह सकते हो, वरदान के अर्थ में कह सकते हो, ठीक है ना। तो आपका डिसिप्लिन इज अ वर्च्यू फॉर स्टूडेंट्स एंड पीपल इन डिफरेंट प्रोफेशंस। अलग अलग प्रोफेशंस में और विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए क्या है, डिसिप्लिन एक वर्च्यू है, एक वरदान है लोगों के लिए। अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। एक डिसिप्लिन पर्सन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ क्या होता है, सक्सीड होता है, सक्सीड्स होता है, सक्सेसफुल या सक्सीड। अब आपको पता है कि यहाँ पर डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज, अब आपको वर्ब लगानी है। ऑलवेज क्या करता है, डिसिप्लिन पर्सन, पर्सन कैसा है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर होगा तो वर्ब आपको सिंगुलर लगानी पड़ेगी। आपको पता है सक्सीड तो फर्स्ट फॉर्म होती है और ये तो प्लूरल है, तो ये तो आएगी नहीं, आपको सक्सीड्स कहनी पड़ेगी फर्स्ट फॉर्म। सक्सेसफुल तो एडजेक्टिव है और सक्सेस आपका नाउन है, तो ऑब्वियसली आपको वर्ब लगानी है और आपको कहना पड़ेगा सक्सीड्स। तो आप कहोगे अ डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज सक्सीड्स इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आपके ऐसा व्यक्ति जो अनुशासित है वो जीवन के हर एक फील्ड में क्या होता है, क्या होता है, सक्सीड होता है, सफल होता है, ठीक है ना। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डिसिप्लिन पीपल अ डिसिप्लिन सोसाइटी एंड अ पावरफुल नेशन। आपके जो डिसिप्लिन लोग होते हैं, जो अनुशासित लोग होते हैं, वो इस समाज में क्या करते हैं, एक पावरफुल नेशन बनाते हैं और एक डिसिप्लिन सोसाइटी बनाते हैं, एक सभ्य समाज बनाते हैं, ठीक है। तो क्या कहोगे, अब पीपल आपका प्लूरल है तो मेक्स तो हो नहीं सकता, मेक हो सकता है। हैंडमेड तो आपका डिसिप्लिन सेंटेंस में कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो हैंडमेड तो पास्ट हो जाएगा और मेड भी पास्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली क्या कहोगे, मेक। तो आप कहोगे सेंटेंस डिसिप्लिन पीपल मेक अ डिसिप्लिन, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपको प्रेजेंट कहना पड़ेगा, तो मेक अ डिसिप्लिन सोसाइटी एंड अ पावरफुल नेशन। आगे देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, डिसिप्लिन शुड नॉट बी अपॉन द पीपल रादर इट शुड कम फ्रॉम विद इन। आप कह रहे हो कि जो डिसिप्लिन होता है वो लोगों के ऊपर क्या नहीं करना चाहिए, लोगों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये किसमें, लोगों के अंदर से आना चाहिए। अनुशासन है वो लोगों के अंदर से आना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि मुझे डिसिप्लिन होना चाहिए, उसके ऊपर थोपना नहीं चाहिए। तो थोपने के लिए क्या कहोगे आप यहाँ पर, कर्व्ड कहोगे, अजॉन्ड कहोगे, इम्पोज्ड कहोगे या रिपोज्ड कहोगे। ऑब्वियसली आपको कहना पड़ेगा इम्पोज। इम्पोज का मतलब थोपना होता है। आप कह रहे हो कि लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोपना। आपके लोगों के ऊपर डिसिप्लिन को थोपो मत, ठीक है ना। लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको जो डिसिप्लिन है वो लोगों के अंदर से आना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, कर्व तो रोक लगाना होता है। कर्व तो क्या होता है, किसी चीज में आप रोक लगाते हो, किसी भी चीज में रोक लगाना, उसे कहते हैं, आप क्या कहोगे, कर्व कहते हैं। अडोन तो सुशोभित करना होता है, सुशोभित करना, कोई भी चीज को आपने क्या कर दिया, फूलों वगैरह से सजा दिया, सजाने को आप क्या कहते हैं, अडोन कहते हैं, ठीक है ना। ओके, और रिपोज तो विश्राम करने को कहते हैं। रिपोज का मतलब क्या होता है, विश्राम करना। जो विश्राम करते हैं उसे हम कहते हैं रिपोज करना कहते हैं, ठीक है ना। तो विश्राम करते हैं, रिपोज करना, आराम करना, रेस्ट करना। इम्पोज थोपना होता है। अडोन सुशोभित करना, माला वगैरह सजा के कुछ करना। कर्व्ड आप किसी चीज पर रोक लगाते हो, उसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो एक बार आप दोबारा देखें सेंटेंस में क्या है कि डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विद रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इट्स यूजुअली मिसअंडरस्टूड एज अ रेस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम बट इट मेक्स आवर लाइफ ऑर्गेनाइज्ड। डिसिप्लिन इज अ वर्च्यू for students and people in different professions. A disciplined person always succeeds in each and every field of life. Disciplined people make a disciplined society and a powerful nation.
Discipline should not be should not be imposed upon. impose on भी होता है, impose upon भी होता है, on भी कह सकते हो, upon भी कह सकते हो the people, rather it should come from within. ठीक है ना, क्लियर है? ओके, ये पिछली 2019 के प्री के अंदर पूछा हुआ आपका क्लॉज टेस्ट है, क्लियर है? तो बहुत ही आसान था, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्लॉज टेस्ट आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। छोटे छोटे आप सेंटेंस के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स को आपकी प्रैक्टिस यदि आपकी अच्छी होती है तो क्लॉज टेस्ट करना बहुत आसान होता है, क्लियर है? चलिए, ओके ओके, तो ये था आपका पेपर प्रैक्टिस नंबर 3। ओके ओके, अब कुछ काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 दिन हो गए, खैर लोगों की शिकायत भी है, ठीक है ना, लेकिन अभी कोशिश करूँगा मैं कंटिन्यू रहूँ, ठीक है ना? ओके, 3-4 वीडियो है वो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं कंटिन्यू आपको दे पाऊँ, ठीक है ना? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।